मेहमानों का आपसे परिचय कराता हूं। विकास बारहट साहब, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ अनूप ठाकुर जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अनूप जी, आपका स्वागत। यहां नोएडा स्टूडियो में निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ है। नमस्कार निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष रावत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल सीधा, निरंजन पोद्दार जी, चाहे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना हो या मुख्यमंत्री जी का चुनाव करना हो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से मैं अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से इस बार के तीनों राज्यों के चुनाव केवल केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पे और कमल के फूल के ऊपर लड़े गए थे, निश्चित रूप से इसके अंदर देखिए, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी, और मैं पिछले लगभग 9-10 वर्षों की अगर बात करूं, वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से पार्टी को कंट्रोल करता है और पार्टी को अनुशासित रखता है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कौन होगा इस चीज का अंतिम निर्णय जो है वो मेरे हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। लेकिन यहां पे जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर जो गतिविधि देखी गई कि उधर प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों से मिल रहे थे और उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी जो चाय डिप्लोमेसी शुरू की थी, तो कहीं ना कहीं देखिए, और इसके अंदर एक चीज और मैं बताऊं रविंद्र जी, कि केंद्र भी ये चाहेगा, जिस तरीके से मोदी जी ने छाती ठोक करके कही थी कि ये मोदी की गारंटी है, जब लोगों का भरोसा बाकियों पे टूटता है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी भी ये चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ जो वायदे किए हैं वो वायदे जनता के डिलीवर हो। निरंजन जी से भी जानूंगा, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, तीनों हिंदी पट्टी हैं, 2024 में चुनाव लड़ना है और आपको यह देखना होगा कि तीनों ही जगहों पर एक कहें कि एक जैसी ही स्थिति सी है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। तो इसीलिए सोच समझकर, अगर खाली राजस्थान का फैसला लेना होता तो ले लिया होता। निरंजन जी, ये 3 जगह का फैसला लेना है। देखिए रविंद्र जी, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी। जैसे ही बटे हुए एग्जिट पोल आए और सबको लगने लगा कि राजस्थान का चुनाव कहीं ना कहीं फंस गया है, तो आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी जब जाकर के गवर्नर साहब से मिले तो उसके तत्काल बाद वसुंधरा राजे जी भी जाकर के गवर्नर से मिली, और इसका मतलब आप ये मत मान के चलिए कि वो वसुंधरा राजे जी जाकर के मिली थी, कहीं ना कहीं उनको केंद्र की तरफ से निर्देशित किया गया होगा कि आप भी जाकर के मिलिए। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप देखिए, आप ये भी बोल रहे हैं कि आज 70 विधायकों को चाय पर बुलाया गया, आप राज्यपाल से मुलाकात की बात करें, तो फिर अब इंतजार किस बात का? अगर ऐलान करना है तो करिए ना। रविंद्र जी, इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, हम लोग जो पत्रकार लोग हैं या विश्लेषक लोग हैं या हम सेफोलॉजिस्ट हैं, हम लोग क्या है कि इस चीजों को कोई अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति में उतनी ज्यादा मारकाट होती नहीं, और विशेषकर तब नहीं होती जब कद का फासला इतना बड़ा हो। आज जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी का और नरेंद्र मोदी जी के हम कद की बात करें तो कहीं कोई समानता या समानांतरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे हिसाब से इतना वैमनस्य और इतनी मारकाट होती नहीं है। वो हम लोगों को दूर से हम लोग अपने स्पेक्युलेशंस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से निर्देशित यह किया गया है कि भाई आप जो है अपनी सहमति बनाइए, और उसी के तहत मेरे हिसाब से ये टी डिप्लोमेसी या डिनर डिप्लोमेसी है, ये कहीं ना कहीं चल रही है। विकास जी, मैं इस रणनीति को समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगर आपसे ये कहूं कि कोई असहज स्थिति तो नहीं होगी या किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप उसको इनकार कर देंगे। कांग्रेस में तो 2 ही नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी 2018 में, अगर पीछे मुड़कर देखें। अभी कल मजाक में जब संसद का सत्र चल रहा था तो बाबा बालकनाथ से अधीर रंजन चौधरी ने ही बोल दिया, सीएम बनने के बाद क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा। उधर फिर कई सारे नाम और चल रहे हैं। मैं अब नाम किसी का लूंगा तो होगा इनका नाम क्यों ले, किसी का नाम छोड़ूंगा तो ये होगा कि उनका नाम क्यों छोड़ दिया। तो अब इतने सारे नाम जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब फिर वही कहूंगा कि परेशानी तो नहीं होगी। देखिए रविंद्र जी, यही भारतीय जनता पार्टी का सौंदर्य है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने नाम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज एक ऐसे व्यक्तित्व देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एक चाय बेचने वाले परिवार से आए, जिन्होंने खुद बचपन में चाय बेची, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनका कोई परिवार बड़ा नहीं था, और आज वो इस देश को रन कर रहे हैं। और कांग्रेस में आप देखते हैं तो या तो उनके कोई नजदीकी या उनके नजदीकियों के बेटे, ऐसे ही नाम चलते आए। हमारे यहाँ पर यही इस पार्टी का सौंदर्य है कि हर व्यक्ति के अंदर एक संभावना नजर आती है कि इनका भी नंबर हो सकता है, इनका भी नंबर हो सकता है, किसी को भी अवसर मिल सकता है राजस्थान की जनता की सेवा करने का। और यही कारण है, एक चीज बताएंगे, हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना तलाशी जा रही है, एक चीज बताएंगे, हर नेता में ये संभावना तलाशी जा रही है। एक चीज बताएंगे कि ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री
एक रणनीति के तहत इस लिहाज से चुने जाएंगे ताकि एक संदेश 2024 के लिए भी जाए और प्रदेश के लोगों के बीच में भी जाए, पार्टी के लिए भी जाए, या फिर हर एक राज्य को उसकी मेरिट के हिसाब से, उसकी संभावना और जरूरतों के हिसाब से नेता का चयन किया जाएगा? देखिए रविंद्र, हमारे यहाँ राजनीति को अंत में रखकर, सबके विकास की सोच को सबसे पहले रखकर नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 9.5 साल में ये सरकार चलाई है, और उसी का ये परिणाम है कि किस प्रकार का जनादेश लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर उनके नेतृत्व को दे रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन जनता का विकास, जनता का सर्वांगीण विकास, लोगों के कार्य किस प्रकार हो, प्रदेश का भला किस प्रकार हो, सिर्फ इस सोच के साथ किया जाएगा। 2024 की चिंता करके नहीं। और ठीक है, बिल्कुल। अनूप ठाकुर सर के पास में आने से पहले आशुतोष जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछा था विकास जी से क्योंकि अगर एक जगह महिला मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया तो क्या इतना आसान होगा दूसरी जगह भी महिला मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना? अगर एक राज्य में किसी जाति विशेष से, अगड़ी जाति से अगर मुख्यमंत्री का नाम का चयन हो गया तो क्या यह आसान होगा या मुश्किल होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगड़ी जाति के ही मुख्यमंत्री हो? या ऐसा भी होगा कि एक जगह ओबीसी का कर लिया तो फिर दूसरी जगह ओबीसी? यह समीकरण बनाना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए शायद लग रहा है कि अभी पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, वो पहुंचे नहीं है क्योंकि आला कमान खुद पहले डिसाइड कर लेना चाहता है कि जरूरत क्या है प्रदेश की या पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यह भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन नहीं करना है, बल्कि आप कह सकते हैं कि यह हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और उस हिंदी बेल्ट में कैसे पूरे समीकरणों को, तमाम राज्यों में उनका मैसेजिंग क्या जाना चाहिए, किस तरह महिला को आगे किया जा सकता है, कहां आदिवासी को आगे किया जा सकता है, कहां ओबीसी को आगे किया जा सकता है, कैसे एसटी एसटी को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। शायद यह तमाम समीकरण इन 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में कुछ उप मुख्यमंत्रियों के रूप में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। केवल 3 नामों का चयन हुआ रविंद्र जी, मुझे इस बात की भी संभावना कम लगती है। मुझे लगता है कि यह नाम 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री भी कुछ राज्यों के लिए मिल सकते हैं। और यह तमाम नाम तमाम तरह की कास्ट इक्वेशंस को, जेंडर इक्वेशंस को, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो को साधते भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों, कैसा रहेगा अनूप ठाकुर जी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? भले ही आपने बाद में हटा दिया उनको। सिनेरियो और परिदृश्य में अभी देखे हैं तो अभी महिला मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे थे आप लोग, तो महिला मुख्यमंत्री की बात तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में संभव हो नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि ये तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो जुमला प्रधानमंत्री जी ने दिया था वो धरातल पे नहीं होगा, ये तयशुदा बात है। क्योंकि यहाँ पे अनूप ठाकुर जी, ये समाचार पत्र और समाचार चैनल आपने देखे थे जब ये नतीजे आए थे, महिलाओं ने कितना वोट दिया है इस बार बीजेपी को? मैं, आप सुनिए ना भ्रामक, ये ध्रुवीकरण करने में तो माहिर है। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि विषयांतर करने में, ध्रुवीकरण करने में माहिर है। महिलाओं से क्या ध्रुवीकरण होता है? मेरी बात सुनिएगा आप। हाँ, कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी को चुनाव प्रारंभ होने से ही दरकिनार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे 33% महिलाओं को आरक्षण देने वाले भारतीय जुमला पार्टी के सिरमौर माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इनको सांसदों को लाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाना पड़ा? जो वसुंधरा जी से संबंधित लोग थे उनको दरकिनार करना पड़ा। क्या प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं थे? अनूप जी, इसलिए करना पड़ा क्योंकि 25 में से 17 जो आपके मंत्री हैं उनको हराना था, इसलिए करना पड़ा कि जो रिवाज बना हुआ है वो बरकरार रखना था, इसलिए करना पड़ा कि जो गारंटी और जो योजनाएं राहत के तौर पर आपने दी उसके तौर पर बीजेपी जीतना चाहती थी। आपकी तरह नहीं कि जो कह रही थी कि हम नहीं आप पूछ रहे हैं ना, आप यही तो बात है कि आप आत्मचिंतन नहीं करना चाहते, आत्मचिंतन आप नहीं करना चाहते। अपने संकल्प पत्र में कॉपी पेस्ट किया इन्होंने। विकास जी, एक कमेंट आपका भी जो यहाँ पर बात रखिए। नकल पत्र में इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। 5 करोड़ 26 लाख ने भले से दे दिया। आपसी फुटबॉल का इतिहास इन्होंने रच दिया, जहां इनका प्रदेशाध्यक्ष अपने विधायक लेके चला गया सरकार गिराने और फिर खुद मुख्यमंत्री इनके पर्यवेक्षक से बगावत करके और विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। एक कमेंट में पहले निरंजन जी आपसे, आपने अनूप ठाकुर जी को बतौर प्रवक्ता कांग्रेस सुना, और दूसरी बात आज जो एक लाइन का संदेश दिया गया कि हाँ आला कमान ही तय करेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसके अलावा पता नहीं क्या चिंतन मंथन हुआ। कांग्रेस क्या यहां से कहां जाती दिख रही है आपको?
देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस को अगर हम देखें तो इनकी स्थिति वो हो रही है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। एक ही पत्थर से बार बार अगर ठोकर खाने की किसी की नियति बन जाए तो उसके बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है। रही बात एक जो आपने कहा कि आला कमान तय करेगा, निश्चित रूप से आला कमान तय करेगा, लेकिन आला कमान ये देख करके तय करेगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की आकांक्षाएं हैं जनता के प्रति, उनको कौन मुख्यमंत्री पूरी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का करना चाहूंगा।